अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केपी के बुक मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, चैप्टर 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके अलावा जो आपके यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट हैं उसमें से भी इस चैप्टर से काफ़ी पोर्शन आता है। ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पंजाब बुक सजेस्ट करूंगी, लेकिन केपी के बुक के क्वेश्चंस को भी आप लोगों ने लाजमी करना है क्योंकि सेकेंड एनुअल का पेपर अभी आपके सामने है। काफ़ी पोर्शन इसी बुक से आया था। ठीक है, केपी के वाली से आपका फर्स्ट ईयर का पेपर जो था, काफ़ी पोर्शन जो है वो उसी बुक से आया था। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी बुक को लाजमी करना है। बाकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पंजाब बुक सजेस्ट करूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द रेट एट विच द बॉडी एलिमिनेट्स अ ड्रग इन मिलीलीटर्स पर आवर इज गिवन बाय आर टी डिवाइडेड बाय डी टी। बेसिकली हमें रेट ऑफ चेंज गिवन है इक्वल्स टू 60t डिवाइडेड बाय t+1 होल स्क्वायर इंटू t+2, where t is the number of hours since the drug was administered. If r of 0 equal to 0 is the current drug elimination, how much drug is eliminated during the first hour after it was administered, the fourth hour after it was administered? ठीक है, तो बेसिकली हमें जो रेट ऑफ चेंज गिवन है, यानी मुझे गिवन है आर ऑफ टी डिवाइडेड बाय डी ऑफ टी इक्वल्स टू डी टी इक्वल्स टू 60t डिवाइडेड बाय t+1 होल स्क्वायर इंटू t+2। ये मेरे पास गिवन है रेट ऑफ चेंज, यानी डेरिवेटिव मेरे पास गिवन है। अच्छा, एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया। जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 3 से आया है, चैप्टर 6 से आया, हमने इंटीग्रल लेना है या डेरिवेटिव लेना है, तो बच्चों वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के आपको पता चलेगा और जो आपको फंक्शन गिवन होगा उससे आपको पता चलेगा। जैसे इंटीग्रल हमारे पास डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल होता है, मतलब डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए हम लोग इंटीग्रल लेते हैं या इंटीग्रल को ख़त्म करने के लिए हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं। उसी तरह से अगर तो रेट ऑफ चेंज गिवन है, मतलब वो आपका डेरिवेटिव गिवन है, आप लोगों ने उसको इंटीग्रेट करते हुए उसका सोल्यूशन लाना है। और अगर आप लोगों के पास सिंपल फंक्शन गिवन है, यानी वो आपके पास बेसिकली इंटीग्रल ही होगा, उसको फिर आप लोगों ने डेरिवेटिव लेते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या गिवन है, रेट ऑफ चेंज गिवन है। ठीक है, जो है 60t डिवाइडेड बाई t+1 होल स्क्वायर इंटू t+2। ठीक है, अब ये जो सा डी टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, क्या मैं उसको मूव करवा सकती हूँ राइट साइड पे? वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं इस तरह से करके लिख सकती हूँ, यानी मैं लेफ्ट साइड पे लिख सकती हूँ आर, ठीक है, इक्वल्स टू 60t डिवाइडेड बाय t+1 होल स्क्वायर इंटू t+2 dt। ठीक है, मतलब आर इंटू टी जो है वो बेसिकली आप लोग आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह भी ठीक है। अब मैं लूँगी दोनों तरफ, यहाँ पे पहले से ले लिया इंटीग्रल, दोनों तरफ लेंगे, लेफ्ट साइड पे भी इंटीग्रल और राइट साइड पे भी इंटीग्रल। ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी हम लोग इंटीग्रल ले लेंगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट स्टेप में बच्चों मैंने क्या किया, मैंने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड पे भी और इंटीग्रल मैंने अप्लाई कर दिया राइट साइड पे भी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इसको आर सिंपल। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे अब हम लोग इंटीग्रेट इसको करेंगे। अब देखिए 60 कांस्टेंट, इसको मैं इंटीग्रल से बाहर करके लिख सकती हूँ। मेरे पास अंदर क्या आ जाएगा, टी डिवाइडेड बाय t+1 होल स्क्वायर इंटू t+2। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास देखिए डिनोमिनेटर में दो वेरिएबल्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम लोग उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं, जो कि पूरा क्वेश्चन आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्शियल फ्रैक्शन वाला था। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग किसी भी चीज़ को कैसे रिजॉल्व करते हैं, उसके लिए मैं आपको ये बता दूं, जो आप लोगों ने क्लास 10 में कॉन्सेप्ट पढ़ा था पार्शियल फ्रैक्शन वाला, जिसमें आपके पास चैप्टर 4 में 4 एक्सरसाइजेस थी। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास जब डिनोमिनेटर में दो लीनियर फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हम लोगों ने उसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया था, a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फंक्शन प्लस b डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन। उसी तरह से हम लोगों ने 4.2 में क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक लीनियर फंक्शन के ऊपर स्क्वायर है जबकि दूसरी लीनियर फंक्शन एज इट इज है, तो अगर हम लोग उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं तो a डिवाइडेड बाय फर्स्ट लीनियर फंक्शन विदाउट स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाय फर्स्ट लीनियर फंक्शन विद स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन। ठीक है, उसी तरह से 4.3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में दो क्वाड्रेटिक फंक्शंस है तो हम लोग उसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक के ऊपर हमेशा हम लोग ax प्लस बी लिखेंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेटिक फंक्शन ऊपर हम लोग लिखेंगे ax प्लस बी। उसी तरह से सेकंड क्वाड्रेटिक फंक्शन ऊपर लिखेंगे cx प्लस डी। उसी तरह से अगर तीसरा भी होता तो हम लोग ऊपर क्या लिखते, ex प्लस एफ। ठीक है, मतलब वो जो क्वाड्रेटिक होता है उसके ऊपर खाली हमारे पास a b नहीं आता, उसके साथ हमारे पास x भी आता है, यानी ax प्लस बी, cx प्लस डी, ex प्लस एफ, इस तरह से एंड सो ऑन। उसी तरह से 4.4 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है एंड एक लीनियर है और क्वाड्रेटिक के ऊपर स्क्वायर है तो किस चीज़ के इक्वल होगा, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्वाड्रेटिक फंक्शन। उसी तरह से फर्स्ट
क्वाड्रेटिक फंक्शन विद स्क्वायर, पहले में आप लोग विदाउट स्क्वायर लिखेंगे, दूसरे में विद स्क्वायर लगाएंगे, और क्वाड्रेटिक है इस वजह से ऊपर ax प्लस बी लगाएंगे, क्वाड्रेटिक है इस वजह से ऊपर cx प्लस डी लगाएंगे, और जो दूसरा फंक्शन है वो लीनियर है इस वजह से उसके ऊपर हम लोग लगाएंगे e डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन दैट इज x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इससे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट देना ज़रूरी था। अब मैं इस चीज़ को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करूँगी। ठीक है, मतलब आप बेशक इस 60 को भी लिख दें अंदर, बाद में हम लोग जब ए बी या सी जो भी है उसकी वैल्यूज वापस से पुट करेंगे तब इसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप लोग इसको अंदर लिख दें। अब मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर रही हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फंक्शन विदाउट स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाय सेम फर्स्ट फंक्शन विद स्क्वायर, ठीक है, प्लस c डिवाइडेड बाय t प्लस 2। ठीक है, अभी इस पे इंटीग्रल नहीं अप्लाई करना, पहले हम लोग a b एंड c की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जब वापस से इधर पुट करेंगे तब हम लोग इंटीग्रल इस पे भी अप्लाई कर देंगे, इस पे भी और इस पे भी। ठीक है, यानी मैं लिख सकती हूँ इसको 60t डिवाइडेड बाय t प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू t प्लस 2 इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय t प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय t प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाय t प्लस 2। ठीक है, अब हम लोग को ले लेते हैं राइट साइड पे एलसीएम। एलसीएम का आसान तरीका बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, जो क्रॉस में वैल्यूज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करें, जो नीचे वाली वैल्यूज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करें। जैसे देखें, जो क्रॉस में वैल्यूज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करें, जो नीचे वाली वैल्यूज हो उनको मल्टीप्लाई करें। लेकिन अगर उस तरह की ट्रिक आप लोग यहाँ पे यूज़ कर दें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप लोग देखें किस चीज़ के पास किस चीज़ की कमी है, हमें बेसिकली डिनोमिनेटर सेम करना है। हम लोग को इस चीज़ को, इस हिंट को देख लेते हैं कि किस टर्म के पास किस टर्म की कमी है। अब देखें ए के पास अगर मुझे डिनोमिनेटर, ये मेरे पास डिनोमिनेटर आना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम करना है तो मेरे पास एक t प्लस 1 की कमी है एक तो, और दूसरा मेरे पास t प्लस 2 की कमी है, यानी मैं t प्लस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई भी करूंगी एंड t प्लस 1 एंड t प्लस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई भी करूंगी एंड नीचे डिवाइड भी करूंगी। उसी तरह से b के पास देखें, मेरे पास डिनोमिनेटर में t प्लस 1 होल स्क्वायर है, यानी मेरे पास डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सिर्फ t प्लस 2 की कमी है, तो मैं t प्लस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई भी करूंगी एंड नीचे डिवाइड भी करूंगी। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास c में t प्लस 2 पड़ा है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए t प्लस 1 होल स्क्वायर की कमी है, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिया एंड नीचे डिवाइड भी कर दिया। जब इसके पास भी मेरे पास t प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू t प्लस 2 होगा, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होगी, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होगी, तो मतलब हम लोग एक ही दफ़ा करके लिखते थे, डिनोमिनेटर सेम होगा। ठीक है, यानी मैं लिख सकती हूँ t प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू t प्लस 2, यानी इसके पास भी सेम डिनोमिनेटर होगा, इसके पास भी सेम डिनोमिनेटर होगा, इसके पास भी सेम डिनोमिनेटर होगा, तो हम लोग एक ही दफ़ा करके लिख देते हैं ना, सो दैट फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इनकी कटिंग कर लें। ठीक है, एंड न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, a इंटू t प्लस 1 एंड t प्लस 2, जिसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाया था डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, प्लस b के पास मेरे पास क्या आ जाएगा, t प्लस 2 प्लस c के पास क्या आ जाएगा, t प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट साइड की डिनोमिनेटर वाली टर्म एंड राइट साइड की डिनोमिनेटर वाली टर्म सेम है, इस वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगी। मेरे पास पीछे क्या आ जाएगा, 60t इक्वल्स टू, आप लोग बेशक इसी स्टेप में या मल्टीप्लाई कर दें, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, t इंटू टी मेरे पास क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, t इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, प्लस 1 इंटू टी क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस b इंटू टी क्या हो जाएगा, bt हो जाएगा, प्लस b इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, प्लस यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला खुल रहा है कौन सा वाला, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो ये मेरे पास a वाली टर्म है, जबकि ये मेरे पास b वाली टर्म है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर यानी t का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एंड प्लस 2a वाली टर्म यानी t, b वाली टर्म जो है 1 होगी, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी। ये हो जाएगा 60t इक्वल्स टू a इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस t, कॉन्स्टेंट इसके साथ 1 है तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा, प्लस 2 प्लस bt प्लस 2b प्लस c को बेशक आप लोग इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, c इंटू टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी टी स्क्वायर प्लस c इंटू 1 क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, प्लस c इंटू 2t मेरे पास क्या हो जाएगा, 2ct। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इस a को भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये हो जाएगा at स्क्वायर प्लस 3at प्लस 2a प्लस bt प्लस 2b प्लस ct स्क्वायर प्लस c प्लस 2ct। ठीक है, कैंसिलेशन के यहाँ पे कहीं भी नहीं होती, तो हम लोग यहाँ पे पेयर डायरेक्टली बना के लिख देते हैं। पहले मैंने देख लेना है कि टी स्क्वायर वाले टर्म्स का मैं पेयर बनाऊंगी, तो देखिए मेरे पास ये एक टी स्क्वायर वाली टर्म है और ये मेरे पास एक टी स्क्वायर वाली टर्म है, तो इनका पेयर बना के लिखती हूँ, यानी मैं लिख सकती हूँ a प्लस सी, और इसी टर्म पे मैं टी स्क्वायर को इन दोनों में से कॉमन करके लिखती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग टी वाली टर्म को देख लेते हैं, ये मेरे पास एक टी वाली टर्म है, ये मेरे पास एक टी वाली टर्म है, और एक मेरे पास ये टी वाली टर्म है, तो मतलब मैं लिख सकती हूँ 3a प्लस b प्लस 2c, और इसी स्टेप में मैं टी को यहाँ से कॉमन करके लिख रही हूँ। ठीक है, उस तरह से अब मेरे पास कॉन्स्टेंट वाली टर्म रह गई है, एक ये और एक ये, तो मतलब मैं लिख सकती हूँ 2a प्लस 2b प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने
वही क्लास 10 वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। ठीक है, कैसे मैं कंपेयर करूँगी? सबसे पहले देखें, क्या आप लोगों के पास, अगर आप लोग अपनी लेफ्ट साइड पे देखें, टी स्क्वायर वाली टर्म अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल ना, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, a प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैंने टी स्क्वायर वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे जब देखती हूँ तो वहाँ पे तो है ही नहीं, तो फिर मैं इक्वल्स टू 0 लिखूंगी ना इसको। अब आते हैं सेकंड वाली पे, टी वाली टर्म पे, यानी मैं लिख सकती हूँ 3a प्लस बी प्लस 2c। अगर आप लोग लेफ्ट साइड पे देखें तो क्या आप लोगों के पास टी वाली टर्म अवेलेबल है? जी हाँ अवेलेबल है। उसके साथ कांस्टेंट क्या है? 60 है, वो लिख देंगे सिंपल। ठीक है, अब जो है लास्ट वाली कांस्टेंट वाली टर्म लिख देते हैं, यानी 2a प्लस 2b प्लस सी। क्या मेरे पास लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट वाली टर्म अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल, इसलिए हम लोग इक्वल्स टू 0 लिखेंगे इसको। ठीक है, अब क्या करें, अब तो मेरे पास किसी की भी एक वैल्यू नहीं आ रही, तो मैं क्या करूंगी, किसी एक की वैल्यू निकालूंगी, दूसरी इक्वेशन में पुट करूंगी, किसी पहले एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूंगी, फिर दूसरे की, इस तरह से सोन निकालते जाएंगे। तो बच्चों मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 कर दिया। अब हम लोगों ने बेसिकली ए बी एंड सी की वैल्यूज़ निकालनी है। अच्छा बच्चों, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काफ़ी तरीके होते हैं, जो तरीका आपको आसान लगे आप लोग उस तरह से इसको कर सकते हैं। आप लोग क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली देखते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में पुट करते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, सबसे आसान तरीका ये है कि आप लोग मतलब पुट करें वैल्यूज़ इक्वेशन में। ठीक है, ये वाला जो तरीका है इस वाले क्वेश्चन में काफ़ी लंबा हो रहा है। ठीक है, तो इसका शॉर्ट मेथड जो है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए मेरे पास जो लीनियर फंक्शंस गिवन थे वो गिवन क्या थे, t+1 गिवन था, उसका होल स्क्वायर, और t+2 गिवन था। तो मैं t की वैल्यू इधर से निकाल लेती हूँ, यानी अगर मैं t+2 को देखूँ इक्वल टू, अगर मैं 0 पुट करती हूँ, तो अगर मैं 2 को मूव करवाऊँ अपने राइट साइड पे, तो मेरे पास t की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। ठीक है, तो मेरे पास जो ये इक्वेशंस बनी है ये वाली, बेसिकली ये मेन इक्वेशन है, जिसके उसके बाद हम लोगों ने आगे मज़ीद इनको सॉल्व करते हुए स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठे करके लिखा था। तो आप लोग इस वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इसमें पुट करके देखें वैल्यूज़, इसमें आसानी से जल्दी आ जाएंगी वैल्यूज़। या मैं आपको बता रही हूँ बच्चों के इन क्वेश्चंस को सॉल्व आप लोग काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हैं। ए बी एंड सी की वैल्यूज़ मुझे निकालनी थी। मेरे पास जो लीनियर फंक्शन गिवन था, यानी एक तो t+1 गिवन था और एक t+2 गिवन था। अगर मैं t+2 को इक्वल्स टू 0 पुट करूँ और -2 को मूव करवाऊँ अपने राइट साइड में, तो मेरे पास -2 हो जाएगा। ठीक है, और मैं इस इक्वेशन, देखें ये मेन इक्वेशन थी ना, उसके बाद हम लोगों ने पेयर्स बनाते हुए लिखा था ना इसको, तो इस वाली इक्वेशन में आप लोग t की जगह -2 पुट करें, उसके बाद आप लोगों के पास किसी एक वेरिएबल का आंसर लाजमी आ जाएगा, फिर दूसरे में पुट कर लीजिएगा। इस तरह से आप लोगों के पास जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बजाय दूसरे तरीके के साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए या दूसरी तरह से, वो काफ़ी इस क्वेश्चन में काफ़ी लंबा हो रहा है। ठीक है, तो अगर काफ़ी लंबा इस तरह क्वेश्चन हो जाए तो आप लोग ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 60, टी की जगह मैं -2 पुट करूँगी, इक्वल्स टू a, टी की जगह -2, और इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस 3e, टी की जगह -2 प्लस 2 प्लस b, टी की जगह -2 प्लस 2 b प्लस सी, टी की जगह -2 स्क्वायर प्लस सी प्लस 2c, टी की जगह -2। ये हो जाएगा मेरे पास -120 इक्वल्स टू a। देखिए नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो, पावर इवन हो, तो हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ार 6 प्लस 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 भी हो जाएगा, प्लस 2 भी प्लस। देखिए नेगेटिव साइन ब्रैकेट में है, पावर इवन है, तो हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4c, एंड ये हो जाएगा प्लस सी, एंड प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4c। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मेरे पास हो जाएगा -120 इक्वल्स टू 4 प्लस 2, मेरे पास क्या आता है, 6 आता है, 6 माइनस 6 मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखिए -2b प्लस 2b कैंसिल आउट, प्लस 4c माइनस 4c कैंसिल आउट, मेरे पास सिंपल प्लस c रह गया। तो c की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ गई, -120 आ गई। ठीक है, तो जो मेरे पास c की वैल्यू आई है, वो जो ऊपर मैंने इक्वेशंस बनाई थी, इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, ये इनमें से मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करते हुए a की वैल्यू निकालूंगी, यानी a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -120 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू प्लस 120, मेरे पास a की वैल्यू आई है। ठीक है, अब जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ये 2 जिसमें आप लोग पुट कर दें, मतलब इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास क्या है, 2a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स टू 0, उसमें मैं a एंड c की वैल्यू पुट करूँगी, a इंटू 120 प्लस 2b प्लस -120 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा मेरे पास 240 प्लस 2b माइनस 120 इक्वल्स टू 0। 240 माइनस 120 मेरे पास क्या आता है, प्लस 120 प्लस 2b इक्वल्स टू 0। प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास -120 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास डिवाइड हो जाएगा। b इक्वल्स टू -120 डिवाइडेड बाई 2, मेरे पास क्या आंसर आता है, -60 आता है। तो b का आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, -60 आ रहा है। ठीक है, a की वैल्यू 120, b की वैल्यू -120 एंड b की वैल्यू
-60, ठीक है। सी की वैल्यू -120। जो ये मेरे पास बच्चों ए बी एंड सी की वैल्यूज आई है वो मैं यहाँ पे पुट करूँगी और इन तीनों पे अलग-अलग से इंटीग्रल अप्लाई करूँगी, ठीक है। मतलब मैं इस पे भी इंटीग्रल अप्लाई कर रही हूँ, इस पे भी और इस पे भी। ए की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी 120, बी की वैल्यू आई थी -60 एंड सी की वैल्यू मेरे पास आई थी -120। पुट करूँगी यानी मैं लिख सकती हूँ इंटीग्रल ऑफ 120 साथ डी एक्स भी लगाएंगे लास्ट में, सॉरी डी टी भी लगाएंगे क्योंकि वेरिएबल डी टी यूज़ हो रहा है इस वजह से डी टी लिखेंगे। 120 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 डी टी प्लस बी की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी -60 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रल ऑफ -120 डिवाइडेड बाई टी प्लस 2 डी टी, ठीक है। अब जो कांस्टेंट वाली टर्म्स हैं जैसे 120 कांस्टेंट है इसको इंटीग्रल से बाहर करके लिखेंगे, मेरे पास अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस टी डी टी एंड प्लस माइनस क्या हो जाएगा -60 इज कांस्टेंट, इंटीग्रल से बाहर करके लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 होल स्क्वायर डी टी एंड प्लस माइनस -120 इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 2 एंड डी टी, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बच्चों ये काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब भी हमारे पास फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और उसका डेरिवेटिव हमारे पास न्यूमिनेटर में हो तो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, वो नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर बाई टर्म यानी t+1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। मतलब मेरे पास t+1 का होल डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है ना, और वो 1 मेरे पास न्यूमिनेटर में मौजूद है। जैसे देखें अगर मैं t+1 का डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, डेरिवेटिव ऑफ t 1 के इक्वल होगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो 1 प्लस 0 क्या आएगा 1 आएगा, 1 मेरे पास न्यूमिनेटर में मौजूद है। तो ये मेरे पास बेसिकली एक फॉर्मूला है कि नेचुरल लॉग ऑफ t+1 के इक्वल आ जाएगा। -60 अगर इस t+1 होल स्क्वायर को मैं न्यूमिनेटर में लेके जाऊँ तो मेरे पास t+1 पावर -2 हो जाएगी। देखिए मेरे पास नेगेटिव पावर ऊपर आ जाएगी ना, मतलब जब मेरे पास डिनोमिनेटर में पावर थी तो पॉजिटिव थी, जैसे मैं न्यूमिनेटर में लेके आई तो मेरे पास पावर नेगेटिव हो गई -120। उसी तरह से t+2 का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है 1 होता है, वो न्यूमिनेटर में मौजूद है तो मैं इसको लिख सकती हूँ नेचुरल लॉग ऑफ t+2 के इक्वल। प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी इंटीग्रल का साइन आ रहा है। 120 नेचुरल लॉग ऑफ t+1 -60 यहाँ पे मैं बेसिकली पावर रूल अप्लाई करूँगी, इंटीग्रल वाला पावर रूल। इंटीग्रल वाला पावर रूल क्या कहता है कि हमारे पास जो कांस्टेंट है या जो ब्रैकेट है वो सेम आएगी एंड जो पावर है वो भी सेम आएगी, लेकिन पावर में +1 होगा और वही सेम पावर को हम लोग डिनोमिनेटर में भी यूज़ करेंगे। -120 नेचुरल लॉग ऑफ t+2, और अब इस स्टेप में आप लोग प्लस सी लिख सकते हैं क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास कोई इंटीग्रल का साइन नहीं आ रहा। ये हो जाएगा 120 नेचुरल लॉग ऑफ t+1 -60, ये हो जाएगा t+1 -2 + 1 मेरे पास क्या हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय -2 + 1 क्या हो जाएगा -2 + 1 मेरे पास -1 हो जाएगा एंड -2 + 1 मेरे पास क्या हो जाएगा -1 -120 नेचुरल लॉग ऑफ t+2 प्लस सी, ये हो जाएगा 120 नेचुरल लॉग ऑफ t+1 माइनस, अच्छा देखिए ये नेगेटिव साइन इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +60 एंड देखिए मेरे पास t+1 होल पावर -1 है, जैसे मैं डिनोमिनेटर में इसको लेके जाऊंगी तो मेरे पास पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। नीचे 1 लिखा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एंड ये नेगेटिव साइन को हम लोगों ने मूव करवा दिया, माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है। एंड -120 नेचुरल लॉग ऑफ t+2 प्लस सी, ये सब चल किसके रहा है इक्वल, इंटीग्रल ऑफ 60t डिवाइडेड बाई t+1 होल स्क्वायर इंटू t+2, और ये किस चीज़ के इक्वल था r के इक्वल था, तो मैं इसको इक्वल टू r लिख सकती हूँ ना, ठीक है। अब ये मेरे पास बेसिकली आंसर आ गया। इसके बाद आप लोग नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें देखें ये इन लॉग्स को सॉल्व भी कर सकते हैं, बाकी यहाँ तक भी ठीक है, ठीक है। अब ये हमने आगे मज़ीद इस पर कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ तक बहुत है, ठीक है। अभी देखिए मेरे पास यहाँ इंटीग्रल वगैरह करते हुए पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हुए मेरे पास यहाँ तक इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वो बोल रहे हैं कि देखें यहाँ से इफ़ r of 0 equals to 0 is the current drug elimination, how much drug is administered during फर्स्ट आवर एंड फोर्थ आवर, ठीक है, आफ्टर इट वॉज एडमिनिस्ट्रेड, ठीक है। तो पहले तो हम लोगों ने आर ऑफ 0 पुट करते हुए, यानी यहाँ पे बेसिकली हमारे पास टी गिवन था ना, तो हम लोगों ने टी एक तो 0 पुट करना है उस इक्वेशन में एंड आर ऑफ 0 को भी खुद 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब मेरे पास ये बेसिकली आर ऑफ टी गिवन था, ठीक है। तो मतलब मैं लिख सकती हूँ टी की जगह इधर 0, ठीक है, इक्वल्स टू 120। इसका मतलब क्या है कि आगे जहाँ जहाँ पे मेरे पास टी यूज हो रहा है उसकी जगह मैंने 0 पुट करना है, प्लस 60 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 -120 नेचुरल लॉग ऑफ 0 + 2 प्लस सी। अब ये जो है ये खुद भी इक्वल टू 0 है क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोल दिया हुआ था, तो इसकी जगह मैं 0 पुट कर सकती हूँ, इक्वल टू 120 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 60 इंटू 1 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, डिवाइड बाई 0 + 1 क्या आएगा 1 आएगा। तो ये मेरे पास ऊपर नीचे 1 जो है मल्टीप्लाई हो गए 60 के साथ, तो 60 आ जाएगा, -120 नेचुरल लॉग ऑफ 0 + 2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस सी, ठीक है।
अब यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए इसके आंसर निकालने हैं। 120 नेचुरल लॉग ऑफ 1 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, प्लस 60 माइनस 120 नेचुरल लॉग ऑफ 2 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 0.693, ठीक है, प्लस सी, ये तो हो जाएगा मेरे पास 0 प्लस 60 माइनस 120 इंटू 0.693, तो मेरे पास आता है 83.177, ठीक है, प्लस सी, तो 0 इक्वल्स टू 60 माइनस 83.177, तो मेरे पास क्या आता है -23.1776 प्लस सी। अब अगर मैं इस -23.1776 को मूव करवाऊँ अपने लेफ्ट साइड पे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 23.1776 इक्वल्स टू सी। तो मतलब मेरे पास सी की वैल्यू क्या आ गई 23.1776। अच्छा बच्चों, ये जो मेरे पास आंसर आया है ये मेरे पास जनरल सोल्यूशन आया है, ठीक है। आप लोग बेशक लिख दें इसको, मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 में भी हम लोगों ने इस तरह क्वेश्चंस किए थे जिसमें जनरल सोल्यूशन हमारे पास था। ये बेसिकली मेरे पास जनरल सोल्यूशन आया जिसमें मेरे पास सी की वैल्यू मुझे नहीं पता, ठीक है। अब जो मेरे पास सी की वैल्यू आई है वो मैं इस जनरल सोल्यूशन में पुट करूंगी तो मेरे पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वर्ड्स में भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास आर ऑफ टी इक्वल्स टू, बाकी सब चीज़ें मेरे पास एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है। मैंने जो है वो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाने के लिए टी सी की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। उसकी जगह मैं क्या पुट करूँगी 23.1776, ठीक है। अब ये जो सा मेरे पास आंसर आया ये अब मेरे पास आया पर्टिकुलर सोल्यूशन जिसमें मेरे पास सी की वैल्यू जब मैं पुट कर देती हूँ तो वो मेरे पास हो जाता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। किसी भी कांस्टेंट की अगर वैल्यू पुट कर दे तो वो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। ये मेरे पास जनरल सोल्यूशन था, ये मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अभी हमें जो इन्होंने दो कंडीशंस दी हुई हैं कि जब हमारे पास टाइम 1 आवर का था और जब टाइम 4 आवर का था तब बताएं। सॉरी, इन्होंने फर्स्ट आवर का बोला हुआ है एंड आफ्टर इट वाज एडमिनिस्ट्रेड एंड द फोर्थ आवर आफ्टर इट वाज एडमिनिस्ट्रेड, ठीक है। तो हमें इसका बताना है, तो टाइम एक दफ़ा हम लोग 1 पुट करेंगे और एक दफ़ा हम लोग 4 पुट करेंगे, ठीक है। अब मैंने जो अपना ये t इक्वल्स टू 1 पुट करना है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन में पुट करना है जिसमें मैंने c की वैल्यू भी पुट कर दी हुई है, ठीक है। तो मतलब t की जगह मैं 1 पुट करूंगी, 120 नेचुरल लॉग ऑफ t की जगह 1 पुट करूंगी, प्लस 1 प्लस 60, 1 डिवाइडेड बाई t की जगह 1 पुट करूंगी, प्लस 1 माइनस 120 नेचुरल लॉग ऑफ t की जगह 1 प्लस 2 प्लस 23.1776, ठीक है। r of 1 equals to 120 natural log of 2 plus 60 into 1 divided by 2 minus 120 natural log of 3 plus 23.1776। अब आगे कैलकुलेटर का काम है, सारी वैल्यूज पुट करें या बारी बारी वैल्यूज को पुट करते हुए सॉल्व करें, आंसर निकालें। 120 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 मेरे पास 83.1776 आता है, प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास 30 आता है, माइनस 120 नेचुरल लॉग ऑफ 3 131.83 3 प्लस 23.1776, ठीक है। आर इक्वल्स टू इन सब टर्म्स को एड एंड सब्जेक्ट जो भी हो रहा है उनको करवाएं। हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है 4.5222, ठीक है। ये मेरे पास आ रहा है व्हेन टाइम इक्वल्स टू व्हेन फर्स्ट आवर में हमें ड्रग जो एडमिनिस्ट्रेट हुई थी। अब फोर्थ आवर का हम लोगों ने बता देना है, यानी यही सेम ऊपर लिखा हुआ है, मैं इसमें बस t की जगह 4 पुट करूंगी, 120 नेचुरल लॉग ऑफ t की जगह 4 प्लस 1 प्लस 60 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 माइनस 120 नेचुरल लॉग ऑफ 4 प्लस 2 प्लस 23.1776, ठीक है। R4 इक्वल्स टू 120 नेचुरल लॉग ऑफ 5 हो जाएगा, प्लस 60 1 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, माइनस 120 नेचुरल लॉग ऑफ 6 हो जाएगा, प्लस 23.1776। अब इन सबको मैंने इनकी वैल्यूज पुट की हैं, उसके बाद इनको ऐड किया तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आया वो 13.2966 आ रहा है, ठीक है। अब ये मेरे पास फोर्थ आवर का है, ठीक है बच्चों। जो हमें लास्ट पार्ट दिया हुआ है इन्होंने द फोर्थ आवर आफ्टर, देखें इधर क्वेश्चन में द फोर्थ आवर इट आफ्टर इट वाज एडमिनिस्ट्रेड, ठीक है। तो हमें फोर्थ आवर में जितनी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट हुई है हमें वो निकालनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं आर टी इक्वल्स टू 3 निकालूंगी, यानी थर्ड आवर की निकालूंगी, उसके बाद सिंपली R4 माइनस R3 कर दूंगी, ठीक है। क्यों करूँगी मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ, पहले हम लोग T3 की वैल्यू निकाल लें, मतलब T इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं इसमें, बस जहाँ जहाँ पे t आएगा उसकी जगह हम लोगों ने 3 पुट करना है, 120 नेचुरल लॉग ऑफ 3 पुट करेंगे, प्लस 1 प्लस 60 1 डिवाइडेड बाय 3 पुट करेंगे, प्लस 1 माइनस 120 नेचुरल लॉग ऑफ t की जगह हम लोग 3 पुट करेंगे, प्लस 2 प्लस 23.1776। डायरेक्ट सबकी वैल्यूज कैलकुलेटर के थ्रू निकालें, तो यहाँ पे सारा मैंने कैलकुलेटर के थ्रू निकाला है, मेरे पास आंसर आ रहा है 11.4006, ठीक है। अब ये मेरे पास थर्ड आवर की आ रही है। अब मुझे बच्चों फोर्थ आवर की चाहिए कि कितनी उसने ड्रग एडमिनिस्ट्रेट की है,
ठीक है। ये तो मतलब आपको सम करके बता रहे हैं ना, देखें जैसे हम लोगों ने फर्स्ट में लिया हमारे पास इतना आ रहा है, ठीक है। फिर जो सेकंड है उसमें वो मतलब पिछले वाले को ऐड करते हुए बताएगा आपको, थर्ड में सेकंड वाले को ऐड करते हुए बताएगा, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स। लेकिन हमें सिर्फ फोर्थ आवर की चाहिए, तो सिर्फ अकेले फोर्थ आवर की निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली R4 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग सिंपल ये R4 की वैल्यू बता देते हैं तो वो टोटल ड्रग जो पिछले से भी पिछली वाली जो है वो ऐड करके बताएगा, सिर्फ हमें फोर्थ चौथे आवर की बतानी है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग R4 में से R4 की वैल्यू माइनस करेंगे R3 से, यानी 11.4006 से। इनको सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास क्या आंसर आता है यहाँ पे, मेरे पास आती है 1.96, ठीक है। ये मेरे पास अब चौथे आवर की आ रही है, ठीक है। तो मतलब अगर आप लोग इस तरह से ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो ये पिछली वाली वैल्यू को ऐड करते हुए आपको बता रहा है, ठीक है। आपको सिर्फ चौथे आवर में बताना है कितना ड्रग इन्वेस्टेड हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। साथ यूनिट हम लोग लगा देंगे जो क्वेश्चन में इन्होंने हमें बताया हुआ था, मिलीलीटर्स, ठीक है। तो लगा देंगे मिलीलीटर, ठीक है। दोबारा से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मुझे जो रेट ऑफ चेंज गिवन था, यानी डेरिवेटिव मेरे पास गिवन था बच्चों। अगर आप लोगों के पास रेट ऑफ चेंज गिवन होगा तो उसका आप लोगों ने लेना इंटीग्रल, और अगर सिंपल इंटीग्रल गिवन होगा तो आप लोगों ने उसका लेना डेरिवेटिव, ठीक है। तो हमें गिवन था डेरिवेटिव, हम लोगों ने उसका लिया इंटीग्रल, यानी इसको मूव करवाया उस तरफ, इंटीग्रल लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई किया, राइट साइड पे भी। जब भी डिनोमिनेटर में दो टर्म्स आपस में, दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम लोग अप्लाई करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फंक्शन प्लस b डिवाइडेड बाय फर्स्ट फंक्शन स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन, यस, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एलसीएम वगैरह सेम करते हुए a b एंड c की वैल्यूज निकाली। मैंने आपको बताया बच्चों, हम लोग पहले तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हुए वैल्यूज निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हुए हमारे पास बहुत टाइम लग रहा था, ठीक है। तो हम लोगों ने उसका आसान तरीका क्या निकाला, कि जो सी हमें दो लीनियर फंक्शंस गिवन है उसको इक्वल टू 0 पुट करते हुए आप लोग इस वाली, ये मेन इक्वेशन है जिसमें हम लोगों ने मतलब पेयर्स नहीं बनाए, उससे ऊपर वाली इक्वेशन में वहाँ पे आप लोग पुट करें, इधर से आपको पास जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। पुट करें, आप लोगों के पास किसी एक ना एक वेरिएबल का आंसर जरूर आएगा, दूसरे में पुट करें, इस तरह से हमारे पास तीनों की वैल्यूज आ गई ए बी एंड सी की, ठीक है। तीनों पे इंटीग्रल अप्लाई किया अलग अलग से, देख सकते हैं हम लोगों ने कैसे वैल्यूज निकाली ए बी एंड सी की। तीनों पे इंटीग्रल अप्लाई किया, यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज हो रहा था, यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज हो रहा था, यहाँ पे हमारे पास पावर रूल अप्लाई हो रहा था, ठीक है। और ये मेरे पास जनरल सोल्यूशन आ रहा था जिसमें सी आ रहा था, ठीक है। जनरल सोल्यूशन वो होता है जिसमें हमारे पास सी की वैल्यू हमें नहीं पता होती, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ी तो वो बोल रहे हैं कि आर ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि हमें बेसिकली आर ऑफ टी गिवन था ना, तो टी की जगह भी जीरो पुट करेंगे और इस खुद की जगह भी जीरो पुट करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास सी की वैल्यू भी आ रही थी 23.177। ये जो सी की वैल्यू आ रही है वो मैंने जनरल सोल्यूशन में पुट की, तो मेरे पास ये अब जो आंसर आया ये मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन है, ठीक है। अब हमें फर्स्ट आवर का बताना था और फोर्थ आवर का बताना था कितनी ड्रग एडमिनिस्ट्रेड हुई है। तो फर्स्ट आवर के लिए सिंपली हम लोगों ने टी इक्वल्स टू 1 पुट किया, फोर्थ आवर के लिए हम लोगों ने इतना 4 पुट किया, ठीक है। लेकिन सिर्फ हमें फोर्थ आवर की एग्जैक्ट चाहिए थी, तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले तो T3 पुट निकाला, T3 निकालने के बाद मैंने R4 माइनस R3 कर दिया, तो मेरे पास सिर्फ फोर्थ आवर की आ गई, ठीक है। लेकिन ये वाले जो आंसर थे ये पिछले वाले को सम करते हुए बता रहा है आपको, ठीक है। तो सिर्फ इस आवर की फोर्थ आवर की फाइंड करने के लिए आप लोगों ने R4 माइनस R3 करना है, ठीक है। तो वो ये हमारे पास आ रही है, ठीक है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोटिंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री with respect to time in years is estimated to be dn divided by dt equals to 10t divided by 1 plus t square into whole square, where n of t is in thousands. If n of 0 is the current voting population, then how much will this population increasing during the next 3 years, ठीक है। तो हमें जो रेट ऑफ चेंज बेसिकली गिवन है वो क्या गिवन है, डी एन डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल्स टू 10t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज गिवन है तो मतलब इंटीग्रल लेना है, इस dt को मूव करवाएंगे राइट साइड पे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो रहा था तो सबके मल्टीप्लाई होगा। इंटीग्रल अप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल n, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल आपस में कैंसिल आउट होकर मेरे पास n आ गया। एंड यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 100 इज कांस्टेंट, इसको इंटीग्रल से बाहर करके लिख दे, 1 t डिवाइडेड बाय
1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डी टी। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व नहीं करना, क्योंकि दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, सिर्फ एक ही वेरिएबल हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है। इस पे आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, किसको लेंगे, टी को या टी 1 प्लस टी स्क्वायर को। 1 प्लस टी स्क्वायर को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी मैं लिख सकती हूँ, लेट कर रही हूँ मैं 1 प्लस टी स्क्वायर को एक्स वेरिएबल के इक्वल। ठीक है, अब डेरिवेटिव लेंगे लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस बार मेरे पास टी है, नॉट एक्स। ठीक है, तो मतलब डी बाई डी टी लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी टी राइट साइड पे भी। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दे। डेरिवेटिव ऑफ 1 इज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर मेरे पास क्या होता है 2t होता है इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, 0 प्लस 2t मेरे पास क्या होता है 2t इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मेरे पास वहाँ पे डी टी यूज हो रहा है, तो क्या मैं इस चीज़ को डी टी के रिस्पेक्ट से लिख सकती हूँ, यानी मैं डी टू को अगर मूव कर डी टी को मूव करवाऊँ अपने लेफ्ट साइड पे, तो और डी टू टी को मैं मूव करवाऊँ अपने राइट साइड पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा मेरे पास ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास डी टी की वैल्यू क्या आ गई डी एक्स बाई टू टी। तो अगर मैं यहाँ पे वापस से पुट करूँगी तो डी टी की जगह ये वाली वैल्यू पुट करूँगी, यानी मैं लिख सकती हूँ इसको एन इक्वल्स टू 100 इंटीग्रल ऑफ टी डिवाइडेड बाय, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी एक्स लिखूंगी, क्योंकि मैंने इसको लेट कर लिया था ना एक्स के इक्वल। तो इस पूरे की जगह मैं लिखूंगी एक्स और उसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई डी टी की जगह मैं क्या लिखूंगी डी एक्स बाई टू टी। ठीक है, टी एंड टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, एन इक्वल्स टू ये जो सा 2 है ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर करके लिखते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स सिंपल आ जाएगा इंटीग्रल के अंदर। ठीक है, एन इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास क्या आता है 50 आता है। इस पे इसको मैं न्यूमिनेटर में अगर लेके जाऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव थी, जैसे न्यूमिनेटर में लेके गई पावर नेगेटिव हो गई dx। ठीक है, अब सिंपल मैंने यहाँ पे इंटीग्रल का पावर रूल अप्लाई करना है। पावर रूल क्या कहता है कि मेरे पास जो पावर है उसमें मैंने +1 कर देना, वही सेम पावर को मैंने डिनोमिनेटर में भी करके लिख देना है। साथ आ जाएगा प्लस सी जो कि इंटीग्रल ऑफ कॉन्स्टेंट है। एन इक्वल्स टू 50 एक्स हो जाएगा पावर -2 + 1 क्या हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, इस नेगेटिव साइन को आप लोग इधर मूव करवा दें, यानी एन इक्वल्स टू -50 हो जाएगा एंड एक्स पावर -1 को अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊँ तो मेरे पास सिंपल ऐसे एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूमिनेटर में मेरे पास पावर नेगेटिव है, जैसे मैं डिनोमिनेटर में लेकर जाऊँगी मेरे पास पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, नीचे 1 लिखा हो तो उसी को फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे पास नीचे आ जाएगा प्लस सी। तो ये मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन के बाद, इंटीग्रल लेने के बाद ये आंसर मेरे पास आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो वो बोल रहे हैं इफ where n of t is in 1000 if n of 0 is the current voting population। यानी n of 0 का क्या मतलब है कि यदि यहाँ पे देखें इन्होंने n of t बताया हुआ ना, तो n of 0 का मतलब है कि अब हम लोगों ने t की जगह पहले क्या पुट करना है 0 पुट करना है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब हम लोग, मैं दोबारा से क्वेश्चन लिख देती हूँ। t की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने मतलब t मतलब जब टाइम 0 था तब हमारे पास नंबर ऑफ कितने थे, सॉरी वोटिंग पॉपुलेशन कितनी थी। ठीक है, तो हम लोग टी की जगह पुट करेंगे 0, लेकिन एक्स की वैल्यू पहले बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्स की वैल्यू मैंने मतलब स्टार्टिंग में लेट किया था 1 प्लस टी स्क्वायर को एक्स के इक्वल ना, तो एक्स की जगह हम लोग वापस से उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि थी 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो एन ऑफ टी बेशक आप लोग लिख दें सो दैट हम लोग यहाँ पे भी टी पुट कर दें। तो टी की जगह मैं पुट करूँगी 0 इक्वल्स टू -50, आगे भी जहाँ पे टी आएगा उसकी जगह मैं 0 पुट करूँगी प्लस सी। ये तो हो जाएगा 0 सिंपली। ठीक है, इक्वल्स टू -50 डिवाइडेड बाय 0 का स्क्वायर 1 और 0 ही होगा एंड 1 + 0 मेरे पास 1 हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो 0 इक्वल्स टू -50 प्लस सी, -50 है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 50 हो जाएगा इक्वल्स टू सी। तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई +50 आ गई। ठीक है, बेसिकली हम लोग यहीं पे एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वापस से क्या थी 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी था। तो ये मेरे पास बच्चों इस वक्त ये मेरे पास जनरल सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो मैंने कैसे निकाला, सिंपली सी की वैल्यू मैंने निकाली जो कि मेरे पास 50 आ रही है, तो मैं सिंपली यहाँ पे पुट करूँगी तो मेरे पास ये पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मैंने पुट किया सी की जगह उसकी वैल्यू 50, तो ये मेरे पास अब पर्टिकुलर सोल्यूशन बन रहा है। अगर मजीद इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो करते, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब ये मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। अब हम लोग आते हैं वापस से क्वेश्चन पे, ये वाला काम हम लोगों ने कर दिया, एन ऑफ 0 पुट करके देख लिया। ठीक है, अब आते हैं आगे, देन हाउ मच विल दिस पॉपुलेशन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अब हम लोगों ने टाइम लेना है 3, यानी 3 ईयर्स में हम लोग को चेक करनी है। सिंपली इसी में पुट करेंगे, मतलब टी की जगह 3 पुट करेंगे इक्वल्स टू -50 डिवाइडेड बाय 1 + 3 की जगह टी की जगह 3 पुट करेंगे प्लस 50। ये हो जाएगा एन ऑफ 3 इक्वल्स टू -50 डिवाइडेड बाय 1 + 3 का स्क्वायर 9 + 50। एन ऑफ 3 इक्वल्स टू -50 डिवाइडेड बाय 1 + 9 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा प्लस 50।
ये हो जाएगा n ऑफ 3 इक्वल्स टू -50 डिवाइडेड बाय 10, मेरे पास क्या आंसर आता है -5 आएगा प्लस 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 45, ठीक है। तो मेरे पास n ऑफ 3 यानी t जब मैंने 3 पुट किया तो उसके साथ मेरे पास 45 आंसर आ रहा है। और यूनिट जो है वो आपके पास जो क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है वो लगाना है कि देखें वेयर n ऑफ t इज़ इन 1000, तो यूनिट हमारे पास बनेगा 1000, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो मुझे रेट ऑफ चेंज गिवन था, मैंने इसको मूव करवाया dt को उस तरफ लेफ्ट अपने राइट साइड पे। उसके बाद मैंने इंटीग्रल अप्लाई किया लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। यहाँ पे मेरे पास पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व मैं इसको नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर में कोई दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रही। मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। मेरे पास उसका ये आंसर आया, यानी dt की जगह मैं dx/2t लिखूंगी। dt कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे मैंने पावर अप्लाई किया, जबकि यहाँ पे 2 जो है वो बाहर गया, मेरे पास डिवाइड हुआ 50 के साथ 100 के साथ, तो 50 आंसर आ गया। और ये मेरे पास c की वैल्यू, और x की जो वैल्यू है बैक सब्स्टिट्यूट भी करेंगे जो कि है 1 + t² + c। ये मेरे पास है जनरल सोल्यूशन। फिर हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा तो उन्होंने बोला कि इफ n ऑफ 0 यानी n ऑफ 0 खुद भी वो 0 होगा, ठीक है, इज द करंट वोटिंग पॉपुलेशन, ठीक है। अब अगर हम लोग n ऑफ 0 यानी t 0 पुट करें, उसके साथ हमारे पास c क्या आ रहा है 50 आ रहा था, ठीक है। सिंपली कैलकुलेशन वगैरह हम लोगों ने की है, t की जगह 0 पुट किया तो हमारे पास c आ रहा है 50, ठीक है। अब ये मेरे पास बन रहा है पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। अब उन्होंने 3 आफ्टर 3 ईयर्स का बोला है, मतलब t हम लोग पुट करेंगे 3, टी की जगह जहाँ पे टी यूज़ होगा उसकी जगह 3 पुट करेंगे, और ये मेरे पास 45,000 3 आफ्टर 3 ईयर्स आ रही है पॉपुलेशन, ठीक है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमारे पास है, एन ऑयल टैंकर अग्राउंड on a reef is losing oil and producing an oil slick that is radiating outward at a rate approximately by dr by dt equals to 100 divided by square root t square plus 9, rate of change basically given है, where r is the radius in feet of the circular sling after t minutes. Find the radius of the sling after 4 minutes if the radius is r equals to 0 when t equals to 0, ठीक है। तो सबसे पहले तो रेट ऑफ चेंज लिख देते हैं जो कि हमारे पास क्या है dr बाय dt इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट t स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। ये मैं बेसिकली रेट ऑफ चेंज गिवन है, हमें इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं dt को मूव करवाऊंगी अपने राइट साइड पे, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंटीग्रल अप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, मेरे पास सिंपल आर आ जाएगा। 100 जो है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर करके लिखेंगे, इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे इस पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व नहीं कर सकती क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, सिर्फ सिंगल वेरिएबल हमारे पास डिनोमिनेटर में गिवन है, तो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अब बच्चों मैं आपको याद करवाती जाऊँ 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी सब्स्टिट्यूशन की, कि अगर आप लोगों के पास वेरिएबल एक वेरिएबल और एक कॉन्स्टेंट डिनोमिनेटर में है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है बेशक, तो उसका आसान तरीका ये होता है कि आप लोग वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास गिवन होगा इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारे पास गिवन है, तो आप लोग इसको इस तरह से सब्स्टिट्यूट कीजिएगा x इक्वल्स टू a tan थीटा, यानी ये वाली टर्म्स को आप लोगों ने बगैर स्क्वायर के लिखना है। तो यहाँ पे भी वही सीन है ना, सिर्फ वेरिएबल चेंज है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूँ यानी 100 इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर ही होता है ना, तो मेरे पास वही चीज़ बन गई ना। देखिए वेरिएबल सिर्फ चेंज है, तो मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ, मतलब मैं लेट कर सकती हूँ t इक्वल्स टू 3 tan थीटा, ठीक है। मतलब मैंने x की जगह लिख दिया t, a की जगह लिख दिया 3 एंड tan थीटा, ठीक है। ये ट्रिक मैंने यूज़ की है, सब्स्टिट्यूशन की कुछ ट्रिक्स कह लें या मेथड्स कह लें, ठीक है, आसान। अब उसी तरह से सब्स्टिट्यूट करने के बाद डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज t, तो d बाई डी टी लेफ्ट साइड पे भी और d बाई डी टी राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे तो t है जबकि राइट साइड पे मेरे पास 3 tan थीटा है। डेरिवेटिव ऑफ t तो मेरे पास 1 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 3 इज कांस्टेंट एज इट इज आएगा। डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज थीटा। dt जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा, मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये मेरे पास आ गई है बच्चों डी टी की वैल्यू। अब अगर मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को देखती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे डी टी यूज़ हो रहा है, तो क्या मैं इस डी टी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकती हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे आर इक्वल्स टू 100 इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। अब देखें यहाँ से मैं टी की भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि ये वाली जो इक्वेशन है ना बच्चों ये इंपॉर्टेंट होती है, जिसके थ्रू जो ट्रिक है ना मैंने आपको बताई, ये वाली जो जिसमें आप लोग इक्वल्स टू
3 tan थीटा लिखते हैं, ये लेट करते हैं t इक्वल्स टू 3 tan थीटा या x इक्वल्स टू a tan थीटा। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से आप लोग मल्टीपल वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको बेशक आप लोग हाईलाइट कर दे, बॉक्सअप कर दे। अब देखिए t की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, इस t की जगह 3 tan थीटा, क्योंकि मैंने लिख लिया ना, लेट कर दिया ना t को 3 tan थीटा के इक्वल, तो मैं t की जगह लिख रही हूँ 3 tan थीटा और इसके ऊपर आ जाएगा एक अदर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, प्लस आगे वाला 3 स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। एंड ये जो सा dt यूज़ हो रहा है उसकी जगह मैं क्या यूज़ करूँगी, 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा r इक्वल्स टू 100 इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू 1, मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी, डिवाइडेड बाय, अब ये जो सा स्क्वायर है 3 पे अलग से अप्लाई कर दें और tan पे अलग से अप्लाई कर दें, यानी मैं लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, यानी अब अगर आप लोग नोट करें तो मेरे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे भी 3 स्क्वायर यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी 3 स्क्वायर यूज़ हो रहा है, तो मैं 3 स्क्वायर को कॉमन करके लिख सकती हूँ, यानी मैं लिख सकती हूँ इसको ऐसे कि 3 स्क्वायर और अंदर मैं लिख दूँ, अब मैं ये मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर ही है फिलहाल। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ tan स्क्वायर थीटा प्लस इसकी जगह आ जाएगा 1। ठीक है, मैंने ब्रैकेट यूज़ किया कि मैंने यहाँ से 3 स्क्वायर को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा r इक्वल्स टू 100 इंटीग्रल ऑफ 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, देखिए ये जो स्क्वायर है 3 के ऊपर, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सिंपल बाहर चला जाएगा, मतलब ये जो सा स्क्वायर रूट है ना, मैं कह रही हूँ कि मैं इस 3 स्क्वायर पे भी अलग से अप्लाई कर दूँ और इस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 पे भी अलग से अप्लाई कर दूँ। ये वाला जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 स्क्वायर के बगैर हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट सिर्फ लगेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 पे। ठीक है, 3 एंड 3 ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। r इक्वल्स टू 100 इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा, अब आपको पता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 किस चीज़ के इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होते हैं, तो क्या यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह मैं लिख सकती हूँ सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड साथ आ जाएगा डी थीटा, ये हो जाएगा r इक्वल्स टू 100 इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये जो सा स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास सिंपल सीकेंड थीटा आ जाएगा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे भी कैंसिलेशन होती है, देखें ये सीकेंड स्क्वायर सीकेंड थीटा ये स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, अब स्टिल मेरे पास यहाँ पे सीकेंड थीटा रहता है। ठीक है, मेरे पास ये पीछे आ जाएगा। अब अपने बुक के पेज नंबर 144 एंड 145 पे देखें, आप लोगों के पास फॉर्मूला लिखा हुआ है कि इंटीग्रल ऑफ सीकेंड थीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। इन फॉर्मूलाज को रट लें बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस आ जाएगा c जो कि इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट है। ठीक है, और ये मैंने इसको इंटीग्रेट कर लिया है। ठीक है, एंड पे बच्चों आप लोगों ने बैक सब्स्टिट्यूट भी कर लेनी है, वैल्यू थीटा की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या है थीटा की वैल्यू, हमारे पास पीछे क्या आ रही थी, अगर आप लोग देखें मैंने आप लोगों को बताया था, इस ये वाली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से आप लोग मल्टीपल वैल्यूज निकाल सकते हैं, तो मतलब हम लोग यहाँ से थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास ऐसे डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू tan थीटा रह जाएगा। tan इधर क्या हो रहा है, मतलब tan इधर tan की फॉर्म में दूसरी तरफ जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा t/3 इक्वल टू थीटा, यानी थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, tan इनवर्स ऑफ t/3। ठीक है, लोग देखें आप लोगों के पास यहाँ पे पूरा एक tan थीटा यूज हो रहा है, तो tan थीटा की डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर दे, tan थीटा की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दे। ठीक है, ये वाली, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ, इसकी जगह तो मैं t/3 पुट कर रही हूँ, लेकिन सीकेंड थीटा की जगह भी तो मुझे कुछ पुट करना पड़ेगा, तो आपको ये नजर आ रही है ना, इसी में हम लोग tan थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, जो ये मैंने यहाँ पे पुट की है, इस तरह से हम लोग सीकेंड थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी मैं tan थीटा की वैल्यू पुट कर रही हूँ t/3 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, यानी इस तरह से प्लस 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो सा स्क्वायर है वो नोमिनेटर में भी अप्लाई कर दे और डिनोमिनेटर में भी, प्लस 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम का आसान तरीका जो क्रॉस में वैल्यूज उनको मल्टीप्लाई करें, जो नीचे वाली वैल्यूज उनको मल्टीप्लाई करें, t स्क्वायर इंटू 1 t स्क्वायर हो जाएगा, 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सीकेंड थीटा की वैल्यू चाहिए, सीकेंड स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ हम लोग ले लेंगे स्क्वायर रूट, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये जो सा स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड मेरे पास सीकेंड थीटा का आंसर क्या आता है, स्क्वायर रूट t स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3, यानी मैंने स्क्वायर रूट ऊपर न्यूमिनेटर में भी अलग से अप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी अलग से अप्लाई कर दिया। न्यूमिनेटर में तो एज इट इज आ जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 9 मेरे पास क्या होता है 3 के इक्वल होता है, तो मेरे पास ये सीकेंड थीटा की वैल्यू आ गई है, तो मैं इस सीकेंड थीटा की जगह लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट t स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब ये मेरे पास आ गया है जनरल सोल्यूशन एक। ठीक है, मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, मतलब सी की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में वो हमें क्या कह रहे हैं, अब हमें वीडियो वाली कहानी नहीं बताई, बस इन्होंने हमें इनिशियल कुछ कंडीशंस बता दी हुई हैं। r इक्वल्स टू 0 मतलब बोल रहे हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ दिस लिंक आफ्टर 4 मिनट्स
इफ़ द रेडियस इज़ r इक्वल्स टू 0 व्हेन t इक्वल्स टू 0। पहले आप लोग ये वाली कंडीशंस यूज़ करते हुए पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद 4 मिनट के साथ आप लोगों ने चेक कर लेना है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये इनिशियल कंडीशंस चेक करते हैं, मतलब r इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 0 पहले पुट करके देखते हैं। तो मतलब r की जगह मैं पुट करूँगी 0 इक्वल्स टू 100 नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट टी की जगह मैं पुट करूँगी 0, स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3 प्लस टी की जगह 0 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी, ठीक है। ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 100 नेचुरल लॉग ऑफ देखिए यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 होगा, स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 0 बाय 3 मेरे पास 0 आ जाएगा प्लस सी, ठीक है। ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 100 नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 3 मेरे पास स्क्वायर रूट 9 मेरे पास 3 आएगा, 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 0 प्लस सी। ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 100 नेचुरल लॉग ऑफ 3 बाई 3 कैंसिल आउट हो गया 1 आ जाएगा प्लस 0 प्लस सी। 0 इक्वल्स टू 100 नेचुरल लॉग, इस पर भी अलग से अप्लाई होगा और इस पर भी, यानी नेचुरल लॉग ऑफ 100 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 100 नेचुरल लॉग ऑफ 0 प्लस सी। ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 100 नेचुरल लॉग ऑफ 1, ठीक है। तो इसके साथ तो मेरे पास 0 आंसर आ रहा है, जबकि इसके साथ इन्फिनिटी आ रहा है, तो मतलब आप लोग ना लिखें उसको, बस सी लिख दें, ठीक है। तो मतलब सी की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आई है, 0 आई है। यहाँ पे आप लोग डिनोमिनेटर को सेम करते हुए भी लिख सकते हैं, ठीक है। और मतलब आंसर हमारे पास सी का जो है वो 0 ही आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैं अब वापस से इसकी वैल्यू पुट करूँ, मतलब मेरे पास जो पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 टी डिवाइडेड बाई, इसी में मैं जो है टी को एक दफ़ा करके लिख रही हूँ, प्लस सी की जगह हम लोग पुट करेंगे 0, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लोग बेशक इस तरह से लिखते हैं 100 नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब जो है इन्होंने बोला है कि अब आप लोगों ने जब पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल लेना है, उसके बाद 4 मिनट्स के साथ आप लोगों ने चेक कर लेना है। तो मतलब सिंपली मैंने टी इक्वल्स टू 4 पुट करना है, मतलब टी की जगह मैंने 4 पुट कर लेना है। 100 नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट टी की जगह मैं पुट करूँगी 4, 4 का स्क्वायर डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ 16 प्लस 9 प्लस इधर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 16 प्लस 9 25 आ रहा है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 5 प्लस 4 मेरे पास यहाँ पे 10 आ रहा है, सॉरी 9 आ रहा है, 9 डिवाइडेड बाई 3 मेरे पास 3 होता है, नेचुरल लॉग ऑफ 3 एंड इंटू 10 मेरे पास क्या इंटू 100 मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आंसर आता है 109.86, ठीक है। और जो यूनिट हमारे पास यूज़ हो रहा है वो फीट यूज़ हो रहा है, इस वजह से साथ लगा देंगे। दोबारा से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। रेट ऑफ चेंज हमें गिवन था, मैंने डी टी को मूव करवाया, इंटीग्रल अप्लाई किया, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी 100 जो था वो कांस्टेंट था, इस वजह से इंटीग्रल से बाहर करके लिखा। इंटीग्रल की एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी सब्स्टिट्यूशन की, जो कि ये है, यहाँ पे मैंने अप्लाई की, इसको मैंने आपको बताया बॉक्सअप कर दे, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू आप लोग मल्टीपल वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैंने डेरिवेटिव लेते हुए मेरे पास डी टी की वैल्यू ये आ रही, मैंने डी टी की जगह ये पुट किया एंड टी की जगह 3t tan थीटा पुट किया। यहाँ से मैंने 3 वगैरह को बाहर निकाला, मतलब 3 स्क्वायर पहले कॉमन लिया, फिर स्क्वायर रूट 3 मेरे स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, 3 एंड 3 भी कैंसिल आउट हो गए ऊपर नीचे से। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ हो रही है कि स्क्वायर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 मेरे पास डायरेक्टली सीकेंड थीटा के इक्वल होता है, एंड इंटीग्रल ऑफ सीकेंड थीटा मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा के इक्वल होता है। ये आपकी बुक के पेज नंबर 144 या 145 पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। एंड tan थीटा की वैल्यू मैंने आपको जो बॉक्स अप इक्वेशन करवाई थी उसके थ्रू हम लोग ने निकाली, t/3 आ रही है, और इसी इक्वेशन को इसी को यूज़ करते हुए हम लोगों ने सीकेंड थीटा की वैल्यू निकाली, जो कि ये आ रही है, ठीक है। एक दफ़ा आप लोग बेशक डिनोमिनेटर को करके लिख सकते हैं। अब इन्होंने जो हमें इनिशियल कंडीशन बताई थी वो बताई थी r इक्वल्स टू 0 1 t इक्वल्स टू 0, तो वही हम लोगों ने r एंड t की जगह उनकी वैल्यूज़ यानी 0 0 पुट किया, मेरे पास c की वैल्यू आ रही 0 मैंने पुट किया, इसमें मेरे पास ये जो है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ रहा है। फिर उन्होंने बोला था टाइम भी 4 बताया हुआ था, तो हम लोगों ने t की जगह 4 पुट किया, मेरे पास जो रेडियस है r जो आ रहा है वो 109.86 फीट आ रहा है, ठीक है। और ये मेरे पास फाइनल आंसर है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। बाकी आपको बच्चों किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कि ये हेल्पफुल है या नहीं है, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि मेरी सारी वीडियोस आपके तक टाइमली पहुँच जाएँ, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।